अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना की मीटिंग की सदारत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अफ़गानिस्तान को मिलकर काम करने की दावत देते हैं। सरहदें हमारी रेड लाइन हैं और किसी किस्म की दरअंदाज़ी की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हम ये नहीं चाहते कि जो हमसाया मुल्क हैं उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो। वो इस तनादुर में बात कर रहे थे जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक सरहदों पे किसी हद तक टेंशन भी रही है। और बिलखुसूस जो शिमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और TTP की तरफ से कार्रवाई की गई जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान और जवान शहीद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की और अब जो काबुल है वो यकीनी तौर पे ये बात सोचने पे मजबूर हो रहा है कि उनकी सरजमीन जब इस्तेमाल होती है तो उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। बहरहाल इसके दिफाई, इसके सफारती और इसके ख़ित्ते के लिहाज से असरात क्या होने हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1.1 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट की जो आखिरी किस्त थी उसके लिए स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है वो तय हो गया है। और अब ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में जो ये सियासी बेयकीनी थी, मुआशी बेयकीनी थी, ये बादल छट चुके हैं और ये बादल मज़ीद छटेंगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी हद तक संभाला मिलेगा। पाकिस्तान $7.5 अरब का एक बड़ा मुफस्सल जो IMF के साथ मुआहिदा है वो भी चाह रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के मुआशी मैदान से जो ही कोई अच्छी खबर आती है तो आज जो गवादर का वाक़या रिपोर्ट हुआ है वो भी यकीनी तौर पे आपने देखा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात, इन पे एक तनाज़ा खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बात की गई और जो डोनाल्ड लू हैं, अमरीकी अहदेदार हैं, उन्होंने कांग्रेस के सामने अपनी जो स्टेटमेंट देनी है उस स्टेटमेंट के जो मंदरजात सामने आए हैं उसमें वो बताते हैं कि एक मुसाबकती माहौल रहा है इंतखाबात में। बहरहाल कुछ रिजर्वेशन भी उनकी हैं, कुछ कंडेमनेशंस भी हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा और मायनाज सरदार एजाज़ चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। तो ये सब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, काबीना की मीटिंग पे आएंगे लेकिन ये IMF का पैकेज, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, साथ उससे 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी सरहदों पे टेंशन और फिर ये आज गवादर का जो वाक़या है, अब क्या समझते हैं कि अगेन ये वही ग्रुप है, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं? देखिए अब्बास साहब, अब ये इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि पाकिस्तान जब भी माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर इस्तेकाम की तरफ कदम बढ़ाता है तो हमारे बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन हमें डिस्टर्ब करते हैं। कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से वो इस्तेकाम का तासुर मजरूह करने की कोशिश की जाती है और ये वाक़यात भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत रियासत हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, वो ये है कि हम इससे मुतासर हुए बग़ैर, इनकी वाक़यात की परवाह किए बग़ैर या किसी मनफी रद्द-ए-अमल का शिकार हुए बग़ैर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहें और अपने मंजिल को खोटा करने की कोशिश ना करें। हम किसी एक रियासत, एक मज़बूत और ताकतवर रियासत के तौर पर रिएक्ट करें, ना कि कमज़ोर एक फ़रीक के तौर पर रिएक्ट करें कि हम छोटी सी कोई बात जो होती है वो हमें गैर मुस्तहकम कर सकती है या हमें परेशान कर सकती है या हमें अपने रास्ते से हटा सकती है। अब देखें ना, ये जो अफ़गानिस्तान है, हमसाया मुल्क भी है, वहाँ अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो ये शरारतें कर रहे हैं तो हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि वहाँ की हुकूमत उसका हिस्सा है या नहीं है, या क्या कोई और लोग हैं जो ऐसे अनासर को शह दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ ना बढ़ सके। हमने जवाब दिया, बड़ा मज़बूत जवाब दिया। पहले जब ईरान की तरफ से ऐसा हुआ तो उसका भी हमने मज़ीद जवाब दिया और हमने देखा कि उसके नतीजे में ईरान ही वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए और मामलात सेटल हो गए। तो अब भी तवक्को हमें यही करनी चाहिए कि अब भी अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान तहरीक तालिबान को ये इल्म होगा कि पाकिस्तान की रेड लाइन्स को टच नहीं किया जा सकता और किसी को टच करने की इजाज़त
नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जो अंदरूनी कमज़ोरियां हैं उन पर भी काबू पाने की ज़रूरत है। हमें देखना ये है कि ये हर आए दिन, हर चौथे दिन, हर 10वें दिन, हर महीने बाद ये कार्रवाई क्यों हो जाती है, कौन कौन सी कमज़ोरियां हमारे सिस्टम के अंदर हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी हमारा अंदरूनी दुश्मन या बैरूनी दुश्मन उन कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन मेरा ख्याल है एजाज़ चौधरी साहब हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब, ये जो वाक़यात हुए और उसके बाद हमने रिएक्शन भी दिया और बड़ी मज़बूत रिएक्शन दिया, तो अब आपके ख़्याल में अफ़गान ताल्लुकात, पाक अफ़गान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे या ईरान की तरह बेहतर हो जाएंगे और आइंदा हमें इस तरह के वाक़यात का कम से कम अफ़गान सरज़मीन से यादा नहीं होगा? जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले से वो तलखी चल रही थी। उन्होंने कभी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं माना, कभी उन्होंने पश्तूनिस्तान का इशू रेज किया, कभी कुछ। और ख्याल ये था कि ये जो तालिबान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इस उम्मीद के साथ कि अब हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, वो उम्मीद भी बदकिस्मती से बर नहीं आई। तो मैं नहीं समझता कि खाली एक जवाब देने से वो सारे रुक जाएंगे एकदम से। ईरान के मामला और है, ईरान के साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं रहा कभी। वो कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो उनकी तरफ भी और हमारी तरफ भी बॉर्डर पे करते हैं खराबियाँ, तो इसलिए वो दोनों मुल्क कम अज़ कम नहीं चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो बड़ा पुराना इस किस्म का माहौल है, इस वजह से एक बड़ी हमागीर किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत होगी। जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, देना भी चाहिए था, पाकिस्तान का हक भी बनता है। और अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ी ही मैं कहता हूँ कि अफसोसनाक ये उन्होंने काम किया है कि वो टीटीपी को बतौर एक प्रॉक्सी के, बतौर एक लेवरेज के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने उनका इतना साथ दिया, उनकी खातिर पाकिस्तान ने क्या क्या मलामतें दुनिया से नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल था कि ये एक अफगानिस्तान के लिए एक अच्छा साबित होंगे, वहाँ स्टेबिलिटी लाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये खाली एक काइनेटिक अंदाज से बात करने से चलेगा नहीं मामला। एक बड़े ही हमागीर पॉलिसी चाहिए, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन रखने चाहिए। और मुझे खुशी हुई है कि अभी वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट मैं भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी ये कहा है कि हम राब्ते खुले रखेंगे। राब्ते खुले रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम यानी एक बहुत बड़े मसाइल का एक छोटा सा हिस्सा है। इस वजह से तालिबान को ये कन्विंस करने की ज़रूरत है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके भी हक में नहीं है, और अगर आप ये काम बंद कर दें और एक अच्छी कम्युनिटी के तौर पर रहें तो देखें दुनिया का किसी मुल्क ने आपको रिकग्नाइज नहीं किया, आप बेहतर अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं, रीजनल कोऑपरेशन भी हो सकती है, आपके लिए भी बेहतरी और हमारे लिए भी बेहतरी है। ये बात उनको हर तौर पे, हर लेवल पे, काइनेटिक भी और नॉन काइनेटिक अंदाज से भी बात बताना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है चौधरी साहब कि अफगानिस्तान को किसी एक मुल्क ने भी अभी तक तस्लीम नहीं किया। इसमें क्या जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है उनकी अपनी कमियां हैं, उनकी अपनी कोताहियां हैं, या ये कोई अमरीकी स्ट्रेटजी है कि वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को मज़ीद अब कबूल ना किया जाए? वजह क्या है ना कबूल करने की? देखिए, ज़्यादा तो इंटरनल है। अमेरिका का मैं बात कर लेता हूँ बाद में, लेकिन इंटरनल ये है कि जब इनका एग्रीमेंट हुआ था मई 2020 में, तो ये कहा गया था कि जनाब हम 3 दुनिया की तवक्कुआत को पर पूरा उतरें। पहली तो ये थी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा दूसरे लोग भी आएंगे, वो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फिर विमेन राइट्स के ऊपर, यानी ना औरतों को ये काम करने की इजाज़त सही तरीके से दे रहे हैं, ना ही उनको पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं। इस पे बड़ा ही गम और गुस्सा है पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं रह गया जिसमें इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार की जाती हो। और तीसरी बात यह है कि इन्होंने ये वादा किया था कि हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए, आज तो पाकिस्तान के खिलाफ है, कल को ये उज़्बेकिस्तान को भी फिक्र होगी, ताजिकिस्तान को तो पहले से फिक्र है, चीन को भी फिक्र होगी, सबको होगी कि ये क्या हो रहा है। ये इस वजह से कोई मुल्क उनको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं कि आप पहले एक नॉर्मल सिविलाइज्ड मुल्क की तरह बिहेव तो करें।
तो तालिबान की ये सारी वजूहत इंटरनल है। अमेरिका का जो ताल्लुक है, देखिए अमेरिका की अब इलाके में हमारे अफगानिस्तान की तरफ से कोई दिलचस्पी उनकी नहीं रहेगी इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि उनकी सारी आंखें जो है ना वो इस बात पर मरकूज हैं कि चीन के साथ मुसाफका क्या से किया जाए, और उसके लिए साउथ एशिया में हिंदुस्तान अब उनका बेसिक पार्टनर है। तो अफगानिस्तान के ऊपर आप मेरे नहीं ख्याल कि उनके यहाँ कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो रह गई है। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप इस तरह नहीं जा सकते हैं कि आपने 20-40 साल यहाँ पे रहे और अब अपना हाथ धो के चले गए और उनके पैसे भी दबा के बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। इस वक्त सारी वजूहत इंटरनल है। अफगानिस्तान के तालिबान का अपना जो रवैया है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। अच्छा एजाज साहब, ये फरमाएं कि ये जो रवैया है, बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ जो उन्होंने कबूल की हैं दोहा मुआहदे के तहत, वो उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ये उनकी तयशुदा पॉलिसी है या कुछ सरकश अनासिर हैं जो उस पर अमल नहीं होने दे रहे? आपका तज्ज़िया क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरी मालूमात ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान की हुकूमत बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट, उनके अंदर बहुत बड़ी तकसीम है। कुछ वो ऐसे लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क को आगे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ हार्ड लाइनर्स बैठे हैं खुसूसन कंधार में, वो इस तरफ नहीं चलना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि अगर हम तलवार के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर अगर हम काबुल पे कब्जा कर सकते हैं तो उसी तलवार और बंदूक के ज़ोर के ऊपर बाकी भी हम अपने मामला चला सकते हैं। वो ये भूल गए हैं कि अब वो हुकूमत में आ चुके हैं। अब वो यानी अभी कोई इंसर्जेंट नहीं है, कोई अपोनेंट उस तरीके से नहीं है। लेकिन ये बात हार्डलाइनर्स को समझ नहीं आ रही और उसके नतीजे में अफगानिस्तान की तरफ से बड़े मिक्स सिग्नल्स आते हैं। कभी तो वो बात करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी आते हैं, कभी वो बात करते हैं कि हाँ जी सब मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ठीक। उससे यही लगता है कि उनके अंदर अपनी एक फूट है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही। अच्छा, ये जो कंधार के सबसे मौसर अंसर जो है वो तो अमीर हैं उनके, और दूसरे हो गए हक्कानी ग्रुप। ये तो पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, इसके बावजूद ये पाकिस्तान मुखालिफ रवैया, इसके पीछे भी कोई इंटरनेशनल गेम तो नहीं चल रही, या ये भी उसी ज़िद और हरदर्मी का एक परताव है? हो भी सकती है, थोड़ी बहुत तो इंटरनेशनल फैक्टर्स रहते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा तो हमारा शक हिंदुस्तान पे जाता है। क्या अमेरिका, रूस, चीन ये दिलचस्पी रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल अभी वो ये दिलचस्पी रखते हैं। वो सारे चाहते हैं कि अफगानिस्तान अगर थोड़ा सा निस्बतन स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत सारे ऐसे इक्तिसादी मौके आते हैं उनके लिए भी, लेकिन पूरे खित्ते के लिए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान से ऑयल और गैस आ सकती है, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान से बिजली आ सकती है, उनके लिए भी खुशहाली लाएगी और पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए लाएगी। यहाँ से भी बहुत सारा सामान जा सकता है अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरेशिया को। तो लेकिन ये बात अभी मेरे ख्याल में उनकी अपनी लीडरशिप जो है वो उस मोल्ड से नहीं निकल सकी है, एजिटेशन के मोल्ड से। वो अभी भी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान ने उनका बड़ा साथ दिया है, लेकिन उनकी कुछ अपनी दाखिली मजबूरियां ऐसी हैं कि वो अभी अपने कंजर्वेटिव मोल्ड से निकलकर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जो रैकन फाइल है तालिबान की, वहाँ से रिवोल्ट हो जाएगी। उनको मुतहद रखने के लिए ज़रूरी है कि वो एक ही रास्ते पर चलें, और नेचुरली उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान समेत कोई भी हमसाया अब उनसे खुश नहीं। सही है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, अभी हाल ही में एक और भी इशू चल रहा है। डोनाल्ड लू साहब की जो कांग्रेस कमेटी के सामने स्टेटमेंट है, उसके कुछ मंदरजात सामने आए हैं। बज़ाहिर तो वो लगता है कि वो इंतखाबी माहौल और वो सारा मुसाबकती उसको कहते हैं, कम्पेटिटिव कह रहे हैं, लेकिन कुछ कंडेमनेशंस भी उसमें हैं। ये देखते हुए आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट का कोई पाक अमेरिका रिलेशन पे कोई असर पड़ना है? और दूसरा, जो पीटीआई इसको ट्विस्ट कर रही है अपने हक़ में, वो उनकी बात भी ठीक है कि इस स्टेटमेंट से उनका जो पहले का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हो गया है।
देखिए, बात सुने कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो अमेरिका अपने मफाद में तरतीब देता है उनको। उसको इस बात से गर्ज नहीं है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान में हर मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बड़ी कुर्बत दिखाई है, चाहे वो जनरल यूब खान थे, चाहे जनरल याहिया थे, चाहे जनरल मुशर्रफ थे, चाहे जनरल ज़िया थे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका को इस बात से कोई सरकार है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी खालिस है और कितनी नाखालिस है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो ये बनेगी। वो अपने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात इस वक्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात बहुत ख़राब है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान को अपना पार्टनर समझता है, पाकिस्तान को नहीं समझता। पाकिस्तान को वो चीन का दोस्त समझता है, इसलिए वो समझता है कि ये हमारे इस वक्त साथी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पीपल टू पीपल ताल्लुकात चल रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। आपको पता है कि सारा जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर में वो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। हमारे आईटी के जितने यूथ हैं वो सिलिकॉन वैली से जुड़े हुए हैं। वो सिलसिले तो चले हुए हैं और वो चलते रहेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका और वजूहात क्या है जो सब ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे नहीं चल रहे, आप कह रहे खराब हैं, ये बिगड़ने की वजह क्या है? इनके बिगड़ने की वजह मैंने आपको अर्ज की है कि वो ये समझते हैं कि जो बदलते हुए हालात में उनकी असल तरजीह इस वक्त चीन के साथ मुसाबका है और पाकिस्तान उनके साथ उनकी नज़र में नहीं है। और इस वजह से वो इस वक्त वो पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझते, वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान खुद भी चाहता है कि चीन के मुसाबके में वो अमेरिका का साथ दे। तो ये जो बैनुल अक़वामी जियो पॉलिटिक्स है इस वक्त, उसकी वजह से ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू और भी है कि ये पहली दफ़ा है कि हमारे इंतखाबात पर ब्लिंकन ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा बयान जारी किया, उसके बाद दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया, वाइट हाउस के तर्जमान ने बयान जारी किया, अब ये लू साहब का बयान आ गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसकी आड़ में वो हमसे ख्वाहिशमंद होंगे, वो चाहते होंगे कि कुछ मामलात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और मौजूदा हुकूमत को मजबूर किया जा रहा होगा। जी देखिए, आपने बड़ी सही बात की है। अमेरिका के अंदर वो कोई भी मौका जाने नहीं देते कि अगर उनकी लेवरेज डेवलप हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस लॉबी की मदद कर रहे हैं जिसने ये कोशिश करके ये सारा काम कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमें मौका मिल रहा है किसी मुल्क में दाखिली मामलात में इंटरफेयर करने का, और वो लॉबीज जो उनसे करवा रही हैं वो दरअसल अमेरिका के हाथ मजबूत कर रही हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करें। मैं नहीं समझता कि ये कोई दुरुस्त रविश होगी किसी पाकिस्तानी के लिए कि वो अमेरिका को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखलंदाजी करे। और अगर वो करेगा तो ये याद रखिए वो अपने मफादात की खातिर करेगा, वो बिल्कुल उनके मफादात की खातिर नहीं करेगा। सही है। अच्छा, एक इशू गज़ा का भी है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही आलम इस्लाम के लिए तो शर्मनाक ही कहना चाहिए कि इस वक्त खुराक की कमी की वजह से अमवात शुरू हो गई हैं। कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, लेकिन जंग को रोकने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि आलम इस्लाम का, पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम का तर्ज़ अमल वही है जो होना चाहिए, या हमने कोई कमज़ोरी दिखाई है? अरे कोई ऐसी वैसी कमज़ोरी दिखाई भाई साहब, इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया है। लेकिन मुझे ये तासुर मिलता है कि इस्लामी दुनिया में जितने मुमालिक हैं वो इस्लाम के हवाले से अपनी गवर्नेंस को नहीं देखते, वो अपनी एथनिसिटी, अपनी रेस या अपनी उसके हिसाब से देखते हैं। और इस वजह से वो ये महसूस नहीं करते कि उन पे कोई इतना बड़ा बर्डन है कि वो जाके फ़लस्तीनियों की मदद करे। इतना जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा तारीख में देखा होगा, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा। और जंग रुक सिर्फ एक वजह से नहीं रही है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने वीटो करता है, वो जंग नहीं देना चाहता। और क्योंकि हर एक मुल्क जो है ना वो अपने ही मफादात के उसकी यानी जकड़ में है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। एजाज साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे IMF का जो पैकेज है, स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट है, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उस पर हो चुका है। खुशाइंद बात है, पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक मुफस्सल गुफ्तगू एक वक्फे के बाद करते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, अच्छी खबर है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। माजी की निस्बत इस बार इसकी बड़ी स्मूथ सेलिंग रही है। नज़र आता है कि जो निगरान हुकूमत के काम थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, $1.1 अरब नेक्स्ट माह पाकिस्तान के पास आ जाएंगे, $7.5 अरब हम मज़ीद चाह रहे हैं। ये सारी बातें इस हुकूमत के लिए एज़ इट इज़ ये शराइत मानना आसान है क्या? और अगर आसान नहीं है तो फिर अवाम को जो रिलीफ की बात होती है, महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम, उनका क्या बनेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, अवाम को मुझे लगता है कि पेन मज़ीद मिलेगा और इसमें वक्त लगेगा जब तक जो है इन्फ्लेशन में कमी होती है। जो IMF का प्रोग्राम है ये वाला, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसका काम ऑलरेडी काफ़ी हद तक हमने इसके क्राइटेरिया मीट कर लिया था और वो सारे डिसीजंस किए थे जिसका IMF ने जो है मुतालबा किया था, और उसकी हमने एक कॉस्ट भी पे की। महंगाई की सूरत में, शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ने की सूरत में, का जो करेंसी है उसको वीक होने की सूरत में, और उसका इम्पैक्ट फिर इंडस्ट्रीज़ पे आने की सूरत में, अनएम्प्लॉयमेंट की आने की सूरत में, पॉवर्टी बढ़ने की सूरत में, ये बड़ी कॉस्ट्स हैं। और अब ये देखना होगा, जो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि अब जो नया प्रोग्राम होगा उससे हमें बड़ा ज़रूरी जो है प्लान इस तरह से करना होगा कि IMF अगर आता है या नहीं आता, हमने वो प्लान मुरतब करना है जिससे हमारी इकॉनमी को ये जो नुकसानात हम कर रहे हैं और जो चैलेंजेस का सामना है हमें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कर्जा पे करना है, एनर्जी के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और आपके यहाँ जो है गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत है इकॉनमी के अंदर, फिर क्लाइमेट का चेंज बहुत बड़ा है, आपके इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो ये हमने इसके अराउंड एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान मुरतब करना होगा, और वो IMF को भी देना होगा, ख़ुद तो उसको करना ही होगा, हमें उसे अमल उस पर करना ही होगा। और उसका सबसे बड़ा जो मेन स्टे होगा, जो मेन टेक अवे होगा, वो ये होना चाहिए कि आवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपने ख़र्चों को कम करे, सही जगह टैक्सेस लगाए, जो है फॉर्मल सेक्टर से कम करे, इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, और जो है आपको जो है हेल्थ एंड एजुकेशन में ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करें, ताकि एक तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट हो। हमारे बच्चे बहुत आउट ऑफ स्कूल हैं, उनकी सेहत सही नहीं है, हम अपने फ्यूचर जनरेशन को इस वक्त दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। तो हम ये सारा निज़ाम को ठीक करें, चाहे IMF हो या ना हो। IMF तो एक अपॉर्चुनिटी हो साथ कि वो हमें पैसे भी दे रहा है और अपने आप को आप ठीक करें। तो मेरे ख्याल में ये नया प्रोग्राम होगा, ये डिसाइसिव होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट किस पे होगा, और ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए ताकि इसके बाद हम सब सफिशिएंट हो जाए। खुर्रम साहब, मौजूदा हुकूमत एक मखलूत हुकूमत है और बहुत ही अपनी अददी अक्सरियत के हवाले से कमज़ोर हुकूमत है, और उसको पीपल्स पार्टी एक ऐसी इत्तेहादी है जो निजकारी के मामले पर भी इख्तलाफ रखती है, टैक्सेस के हवाले से भी, वो एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से भी उस तरह से वो शायद उनके साथ ना हो, बाकी और भी मामलात हैं। मौजूदा हुकूमत टैक्स बेस वसी करने की अहलियत किस हद तक सलाहियत रखती है? क्या रियल इस्टेट को, रिटेलर्स को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को वो कर सकती है? NFC अवार्ड में जो रद्दोबदल का मुतालबा किया जा रहा है कि सूबों का शेयर कम किया जाए, क्या उसकी अहलियत रखती है ये? जी, इसका एक जवाब है कि नहीं रखती, और ये बहुत मुश्किल होगा ये काम करना, ख़ासकर कोलिशन गवर्नमेंट में। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मेजॉरिटी जो होती है वो एटलीस्ट स्टैंड लेती है, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो होती है वो इन सब चीज़ों से गुजर के आगे जाती है और एक अपना काम करती है। तो यहाँ पे एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन नेवरदलेस अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, और मैं ये कहता हूँ मुमकिन सब कुछ है, कि अगर पॉलिटिकल विल है ना सारे स्टेक होल्डर्स की, कि एक तरफ सारे हमारे लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं और डेमोक्रेसी को आगे लेके चलते हैं, और अपने ये जो इश्यूज़ हैं इनको मिल के तय करते हैं कि ठीक है, हम सबका रोल है, हम सब ने पीछे हुकूमतें की हैं, हम सब ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, तो हमने सब ने ही इसको हल करना है, ये एक सोच आ जाए। और साथ में ना पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी है, और उसके साथ फिर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आपको ठीक करना पड़ेगा। मेन इशू ही गवर्नेंस का है और रिसोर्स की मैनेजमेंट का है, वो हमने नहीं किया। और उससे रिलेटेड सारे रिफॉर्म्स, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में आपको 4-5 चीज़ें करनी है। कर्ज़ों को जो है आपको मैनेज करना है, फिर आपको एनर्जी को ठीक करना है, टैक्सेस को जो है कम करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाना है, और क्लाइमेट चेंज को जो है हैंडल करना है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त जो लॉन्ग टर्म में हमें
बहुत बड़ी रिस्क जो हमारे लिए खड़ा हो रहा है, वो है आपके बच्चे आउट ऑफ स्कूल। अगर आपके 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और कोई 60% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा बच्चा आपका जो है वो प्राइमरी पूरी नहीं कर पा रहा है या फिर वो जो है स्टंटेड है, वेस्टेड है, तो वो बड़ा इशू है। उसको ठीक करने के लिए आपको प्रोविंसेस को ऑनबोर्ड करके प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट्स का कयाम करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा ये जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें टैक्स का रेस करना और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा नीचे तक जाए ताकि एक आम आदमी को जो है सर्विस डिलीवरी मिले, उसके बच्चे को तालीम मिले, उसके बच्चे को एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, कि फैमिली को जो है वो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी मिले। खुर्रम साहब, जो आप बात कर रहे हैं, IMF से ये भी इत्तला है कि शायद वो NFC को भी रिविज़िट करने का कह रहे हैं, और ये जो NFC था इसका बुनियादी मकसद तो यही था कि ये वसाइल की तकसीम ग्राउंड तक पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो अपना टैक्स टू GDP नहीं बढ़ा सके। हम वसाइल तो नहीं बढ़ा सके लेकिन पॉपुलेशन हमारी और बढ़ गई। तो बुनियादी तौर पे ये सब बातें तो तय हैं, इसमें कुछ नया क्या है, नया हम करने को क्या है इसमें? अगर ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन ही तो प्रॉब्लम है, अगर एग्रीकल्चर को भी आपने टैक्स नेट में लाना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये रुकावटें दूर कैसे होंगी? जैसे मैंने कहा ना, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो ये निज़ाम वैसे ही चलता रहेगा जैसे अभी तक चलता आया है, और हमारी ख़राबियाँ बढ़ती रहेंगी और हमारी इकॉनमी फिर सस्टेन नहीं कर सकेगी, और फिर आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डायर होते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल विल ज़रूरी है। अगर आप हुकूमत में आए हैं और आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर ये सब नहीं हो सकता जो हम बात कर रहे हैं। फिर IMF क्या NFC को रिविजिट करेंगी सियासी जमातें? क्या पीपल्स पार्टी ये छेड़छाड़ करने देगी? देखें, ये तो मैं तो आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो आपको पॉलिटिकल पार्टी दे सकेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, यही हल है, इसके अलावा हल नहीं है। इसके अलावा चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, एक आम आदमी का नुकसान होगा, इवेंचुअली वोट बैंक में कन्वर्ट होकर सब इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये करना पड़ेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, और करना चाहिए। और अभी हमारे पास वक्त भी नहीं है, ये तो हमें 10 साल पहले करना चाहिए था, और आज हम ये बात कर रहे हैं कि जी आज हमें ये करना चाहिए। इसका तो वक्त काफ़ी पहले गुजर चुका है। तो मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए। ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और ये फिर IMF का ये लोन भी आखिरी नहीं होगा, और हो सकता है कि हम काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन में आ जाएं। आपके तजर्बे की रोशनी में मौजूदा FBR जिसमें करप्शन के इल्ज़ाम हैं, नाअहली के इल्ज़ाम हैं, शहबाज ज़ैदी साहब कहते हैं कि वो काम ही नहीं करने देते, मौजूदा ब्यूरोक्रेसी, उसकी मौजूदगी में गवर्नेंस बेहतर हो सकती है? आपका टैक्स वसूली का निज़ाम बेहतर हो सकता है? अच्छा, इस मामले में केयरटेकर गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने एक अच्छा स्टेप शुरू किया था, जिसके अंदर पॉलिसी और कलेक्शन को अलग करने की बात की गई थी। और इसमें दुनिया में भी ऐसा होता है कि जो इनलैंड होता है वो कस्टम से अलग होता है, अलग से सेपरेटली मैनेज होता है, और सिर्फ 27% दुनिया के करंट जो मिला के चलते हैं। बाकी जो 63% हैं, रफली 73%, वो जो है सेपरेटली मैनेज करके चलते हैं इन दोनों जो है एरियाज, और उससे इफेक्टिवनेस आती है, उससे टैक्स की एफिशिएंसी आती है, उससे कलेक्शन में बेहतरी आती है। तो ये जो निज़ाम है हमारा इस वक्त, डेफिनेटली वो जो है फेलियर की तरफ गया है, और FBR का डायरेक्टली जो है जो कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट टैक्स में, वो तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे जो है वो बिजनेसेस को ज़्यादा जो है वो इशू करने में ज़्यादा आया है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने में ज़्यादा आया है, रादर देन ये कि कुछ आसानी पैदा की जा सके। तो हमें दो काम करने हैं, पॉलिसी और कलेक्शन को तो अलग करना ही करना है, साथ में डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। और ये जो हमारी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें नादरा है, बैंक्स हैं, और जो है डिफरेंट जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप डेटा लेते हैं, इंडिविजुअल्स का, कॉर्पोरेट्स का, सबका, इनको जो है इंटीग्रेट करना है, ताकि जो है आपकी सिस्टम में स्कैनिंग जो है वो हो सके कि कोई भी इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या कोई भी हो, पार्टनर्स हो या फर्म हो या कोई भी एंटिटी हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास हो, ताकि आप उस पर सही से उसको जो है वो रेगुलेट कर सकें या टैक्स लगा सकें या उसके लिए कोई इंसेंटिवाइज कर सकें। तो ये जो पूरा डेटा सिस्टम है ना हमारा, ये भी हमारे पास है, तो दुनिया के बेहतरीन डेटा सिस्टम्स हमारे पास, लेकिन हमने उनको बस इनएफिशिएंसीज की वजह से उन्हें इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सेल्फ जो है वो इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बैंक्स को आप देख लें कि बैंक्स आज भी आपसे आप कुछ चीज़ करने जाते हैं, उससे कैश निकालने जाएँ या चेक जमा करवाएं, आपसे वो ID कार्ड मांगता है, ID कार्ड की कॉपी फिजिकल मांगता है। पूरी दुनिया में ये कहीं होता ही नहीं है, इवन डेवलपिंग इकोनॉमी में नहीं होता। उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट है।
इतनी नंबर ऑफ कॉपीज आपकी ज़ाया होती है, पेपर अलग ज़ाया होता है, इंक अलग ज़ाया होती है, कितनी इनएफिशिएंसी। और नादरा के डेटाबेस में सारे आपके आईडी कार्ड जैसे उसको लिंक करने की जरूरत है, सिर्फ कॉस्ट का एक बीच में मसला है। और नादरा ये कहती है कि जी उनका कॉस्ट का इशू है, उनकी जो है उनको आपको एक सर्टेन फी देनी पड़ती है। तो ये तो सबको इंटीग्रेट करना चाहिए, तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इजाज़त दीजिए।